नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जलवायु परिवर्तन पर बोलते हुए कहा कि आज जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मौसम में बदलाव, नदियों का पानी कम हो रहा है और सर्दियों में ठंड भी कम हो रही है। और क्या कुछ कहा इस दौरान सीएम धामी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डॉक्टर जेबी सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, और जिन्होंने आज इस बहुत ही शानदार और समय की मांग के अनुरूप इस संगोष्ठी का यहाँ पर संयोजन किया है। हम सब लोगों ने वीडियो के माध्यम से भी देखा और कार्यक्रम के आयोजक, सिद्धि फाउंडेशन के निदेशक एवं यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल जी और उनकी पूरी टीम, और यहाँ पर पधारे हुए हमारे सभी वैज्ञानिकगण, विभिन्न विभागों में विभिन्न विषयों पर जिनको अनेक विशेषताएं प्राप्त हैं, अनुभव प्राप्त है, ऐसे हमारे सभी वैज्ञानिकगण, विभिन्न संस्थानों से आए हुए प्रतिनिधिगण, हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक और यहाँ के नवोदित उदयमान हमारे सभी वैज्ञानिकगण जो शोध कर रहे हैं वो भी वैज्ञानिक बनने वाले हैं, इसलिए मैंने उनका विशेष रूप से उल्लेख किया। हमारे सभी शोधार्थी, सभी छात्र एवं छात्राएं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, सर्वप्रथम मैं जलवायु परिवर्तन के संकट एवं उसके समाधानों को केंद्र में रखते हुए आयोजित की जा रही इस संगोष्ठी में आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है और जो वर्ष प्रतिवर्ष और गंभीर होता जा रहा है। पिछले वर्ष हम सब लोगों ने गर्मी के मौसम में जो अब प्रारंभ हो रही है, पिछले वर्ष इसका अनुभव किया होगा कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण देहरादून सहित विभिन्न हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान किस तेजी से बढ़ा है, कितना बहुत अधिक रहा है। और बहुत सारे लोगों से मैं चर्चा करता था तो कह रहे थे कि देहरादून में पिछला जो वर्ष था वो सर्वाधिक अधिक तापमान वाला वर्ष रहा। और उसी दौरान पूरे गर्मी के समय में मुझे देश के विभिन्न स्थानों पर जाने का अवसर मिला। तो मैं सच बताऊं तो जब हमारे देहरादून में ही गर्मी हो रही थी तो जो गर्म वाले स्थान हैं, मैं कलकत्ता गया, मैं तेलंगाना गया, मैं झारखंड गया, मैं हैदराबाद गया, अनेक जगह पर मैंने देखा कि तापमान 50 डिग्री से कम नहीं था कहीं कहीं। तो हम स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे समय में जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता फैलाने और उनके समाधानों पर गहनता से चर्चा करने के लिए इस प्रकार की जो संगोष्ठी आयोजित हुई है वो अपने आप में एक बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं कर्नल साहब को, वाडिया इंस्टीट्यूट को, हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को, सभी को और आप सब जो सम्मिलित हुए उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये संगोष्ठी न केवल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को समझने का एक अवसर है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारे संकल्पों को मजबूती देने का भी एक ये अलग प्रकार का एक विशिष्ट मंच है। मैं इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए विशेषकर से यूथ फाउंडेशन, सिद्धि फाउंडेशन, वाडिया इंस्टीट्यूट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सभी वैज्ञानिकों को, सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सदस्यगणों को, सबको धन्यवाद देता हूं
क्योंकि ये विषय हमारी आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व का है और इस समय की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब ने उत्तराखंड जैसी पावन भूमि पर जन्म लिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा केदारनाथ मंदिर बनाए जाने को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कई लोगों ने उत्तराखंड सरकार को इस मामले में पत्र भेजे हैं। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में जानकारियां भेजी और जो पत्र भेजे गए हैं वह भी उत्तर प्रदेश को भेजे जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया गया है कि इस मामले पर संज्ञान लेने की कृपा करें। नहीं, अभी जो भी पत्र हम लोगों को दिए गए हम लोग उस पत्रों को वहां की सरकारों को अग्रसातित करेंगे। तो वहीं सीएम धामी ने आज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और अन्य रूटों पर संचालित की जा रही हेली सेवा का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। और इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत ये सेवाएं शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये सभी सेवाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे जहां एक और राज्य में हमारे पर्यटन को, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। भाइयों बहनों, अभी जब हम यहाँ अपनी लाभार्थी बहनें जो आज हेली सेवा से आने वाली हैं, उनसे जब बात कर रहे थे, उनकी बात सुन रहे थे, तो उन्होंने किस प्रकार से बताया कि काफी कठिन यहाँ से देहरादून पहुँचना और देहरादून से वहाँ पहुँचना, लगभग अगर दोनों तरफ का समय आने जाने का गिन लिया जाए तो 24 घंटे का समय लगभग लग जाता है आने जाने में। एक बड़ा समय और समय की भी बचत होगी और जो कठिनाई भरा रास्ता है उसके लिए भी कहीं न कहीं आसान पहुंच हो जाएगी। और कभी किसी संकट काल में या किसी समय कोई इमरजेंसी होती है, उस समय में बहुत आसानी से हमको अन्य सेवाएं भी मिल पाएंगी। इसके साथ साथ ही चाहे बागेश्वर हो, नैनीताल हो या मसूरी हो, ये हमारे राज्य के बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ नैनीताल का अपना महत्व है, मसूरी का अपना महत्व है, बागेश्वर क्षेत्र का अपना महत्व है। ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों की जो प्राकृतिक सुंदरता है, शांत वादियां हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नैनीताल जिसे ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है, अपनी मनोरम झीलें, नैना देवी का मंदिर, शक्तिपीठ, कैंची धाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बागेश्वर की मैं बात करूं तो सरयू, गोमती नदी का है, कोट भ्रामरी मंदिर, बैद्यनाथ धाम, बागनाथ मंदिर, ऐसे अनेक और प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला वहां का जाना जाता है। और अभी हमारे विधायक जी ने और वहां के लोगों ने बड़ा प्रयास करके जो हमारी वहां पर कीवी की फसल का उत्पादन शुरू किया है, वो कीवी की फसल, उसकी मांग आज पूरे देश दुनिया में बढ़ती जा रही है। लीती, सामा ऐसे क्षेत्रों में जो हमारी दुर्गम स्थान है, उन स्थानों पर एक अच्छा प्रयास वहां पर किया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत आज और 4 नए शहरों के लिए उड़ान योजना की शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा सकता है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड के जो कस्बे हैं, जो सिटीज हैं, उनको उड़ान योजना के तहत कनेक्ट किया जा सके, ताकि
जो पर्यटक या श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके समय में बचत हो सके, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में आज भी कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं, आज भी कई ऐसे पर्यटक स्थल है जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों की नज़र से पहुँच से काफ़ी दूर है और वहाँ जाने के लिए काफ़ी समय लगता है। इसलिए उड़ान योजना के तहत उन सभी शहरों को, उन सभी डेस्टिनेशनों को जोड़ने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लगातार ये प्रयास है और उसी के परिणाम है कि उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है वो मजबूत हो रहा है और उस मजबूती की दिशा में उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो भी मजबूत होने लगी और विकास का पहिया तेज गति से घूम रहा है। आज की शुरुआत हो चुकी है, लगातार आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि ऐसे और नए डेस्टिनेशनों को जोड़ने का काम उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। केंद्र से भी उसकी अनुमति मिलने की संभावना लगातार जारी है और ये कहा जा सकता है कि लगातार धामी सरकार ऐसे प्रयास करती नजर आ रही है। कैमरामैन नतुना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वहीं अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग चार धाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों की टूरिस्ट प्लेस समझकर वहां पर शराब का सेवन करते हैं, जिनकी कई वीडियो भी वायरल हुई है। तो वहीं इसको देखते हुए सीएम धामी ने सभी से शराब ना पीने की अपील की है, साथ ही चेतावनी भी दी है कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आएं। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। सीएम ने लोगों से अपील की है कि चार धाम यात्रा पुण्य और धर्म की यात्रा है, तो ऐसे में सभी को नियम का पालन करके ही यात्रा करनी चाहिए। अगर इस प्रकार की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चार धाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं सभी को उस यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो जल्द ही शुरू होने वाली है, यानी कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक की है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। और सबसे बड़ा फैसला कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से एक अपील की गई है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर आए वो शराब का सेवन ना करे या फिर किसी नशे का सेवन ना करे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, एक चेतावनी भी समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई है, यदि कोई शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है या फिर इस तरह का नशा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं देखिएगा कि एक बड़ा फैसला ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया है कि जो चारधाम यात्रा के रास्ते हैं उन पर कोई भी शराब का ठेका या दुकान नहीं खोली जाएगी। और इसकी कहीं ना कहीं सराहना चारों ओर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हिंदू संगठनों की यदि माने तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और जो बड़ा ही तारीफ काबिल है, क्योंकि इस तरह का फैसला लेना एक कठोर फैसला कहा जा सकता है कि एक कठोर फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया गया है, जिसको कहीं ना कहीं चारों ओर सराहाया भी जा रहा है। लेकिन वही देखिएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। इंडिया वॉइस, धनराजगढ़, देहरादून। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने त्रियोगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का भी आदेश दिया है। तो वहीं सीएम ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर ध्यान दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं इसे एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग को डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए शीघ्र गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए गए। आज भी प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे। और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएँ वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब।
तो वहीं चारधाम यात्रा में आने वाले वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी सुगम बना दिया गया है, जहां देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया है कि चारधाम यात्रा के लिए 1 महीने पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे और पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वो प्रदेश की हो या बाहरी वाहन हो। वहीं बसों के संचालन के लिए यूनियन से बातचीत कर रोटेशन सिस्टम भी लागू किया गया है। कमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। तो वहीं हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में जिला पुलिस मुख्यालय में अपराध गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जिले में हुए जघन्य अपराधों के अनावरण पर चर्चा हुई और आगामी त्योहारों को शांति से संपन्न कराने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं कप्तान ने थाना प्रभारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। जहां गोष्ठी में चारधाम यात्रा की तैयारियों पर साइबर सेल की कार्यप्रणाली और गैंगस्टर मामलों की मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया है। बता दें, पुलिस को ऑपरेशन मुक्ति अभियान तेज करने, थानों में लंबे शिकायती पत्रों के शीघ्र निस्तारण और अग्निशमन विभाग को रिस्पांस टाइम सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं कुछ थाना प्रभारियों को सराहना मिली है, तो जबकि कुछ को फटकार भी लगाई गई। देखिए, होली के पर्व के दिन ही जुमे की जो नमाज है वो भी उस दिन पढ़ी जाएगी और मेरे द्वारा सभी थाना प्रभारियों को और सभी ऑफिसर्स को इस संबंध में निर्देशित भी किया गया है। हरिद्वार क्योंकि मिश्रित आबादी भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में रहती है और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर दोनों ही जो इवेंट्स हैं वो होने हैं, तो जो भी हमारे सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। वहाँ के जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ ऑलरेडी हम लोगों के स्तर से मीटिंग की जा रही है, मीटिंग की गई है। मुझे पूरा यकीन है हम लोगों ने लोगों के सहयोग से इस दोनों ही इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्व विधायक रंजीत दावत के द्वारा सल्ट और रामनगर क्षेत्र में होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने जमकर होली भी मनाई। तो वही आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी LSC इंफ्राटेक लिमिटेड के द्वारा इस महा होली का आयोजन भी किया गया, जिसमें कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध खड़ी होली के रंग में सभी सराबोर होते हुए नजर आए। तो इस सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और लोक गीतों पर झूमते हुए भी नजर आए। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लोहाघाट से, जहां रामलीला मैदान में चल रहे 13वें होली रंग महोत्सव का सोमवार को भव्य समापन हुआ। तो इस दौरान हजारों की संख्या में दर्शकों ने होली का आनंद उठाया। साथ ही कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता ने कहा कि यह हमारी धरोहर को बचाने का प्रयास है। तो वहीं नन्हे कलाकारों ने भी होली डांस कर दर्शकों का दिल जीता। तो वहीं SDM लोहाघाट नितेश डांगर ने महिला होलियारों के साथ कदम से कदम मिलाकर होली गायन कर होलियारों का उत्साह बढ़ाया। तो मालूम हो, लोहाघाट की होली पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध होलिया में से एक है। महिला है जो पुरुष है। आज हमारा 40वां होली महोत्सव द्वितीय दिवस है। 4 दिन इसमें प्रतिभाग हो रही है और प्रत्येक टीम को नगर पंचायत के द्वारा बर्तन दिया रहे हैं। श्री नरेंद्र लड़वाल जी सामाजिक कार्यकर्ता लोहाघाट जमात के द्वारा 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है और होलियारों के लिए चाय और आलू की व्यवस्था व्यापक लोहाघाट के द्वारा की जाएगी। अर्थात मिलजुल के जो हमारा कार्यक्रम है, मैं सभी लोगों को, अपनी पूरी टीम को, समस्त होलियारों को, क्षेत्रीय जनता को इस द्वितीय दिवस में सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज होली महोत्सव लोहाघाट के रामला मंच में समापन होगा। हमारा मूल उद्देश्य हम चले गाँव की ओर, अब गाँव की होली में हम बढ़ चढ़ के भागीदारी करें। और मेरा सभी होलियारों टीम से एक और विनम्र निवेदन होगा, आने वाली पीढ़ी को हर टीम में 10 बच्चे हमारे महिला बालिकाओं को जोड़े, पुलिस हमारे बच्चों को जोड़े,
जो कल की हमारी धरोहर को संभाल सके और हमारी खड़ी होली को आगे बढ़ा सके। पुनः मैं एक बार होली महोत्सव में समस्त इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि अगले वर्ष ये सोच आएगी, जनता की डिमांड आई है, इस महोत्सव को हम एक दिन आगे बढ़े, इस पर कमेटी में प्रस्ताव आ जाए और अधिक से अधिक। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां फागुन मास पर पड़ने वाली होली को लेकर बाजारों में रंग बिरंगी पिचकारियों के साथ ही अबीर गुलाल की दुकानें भी सज गई हैं। तो इस बार बाजारों में अलग अलग प्रकार की पिचकारियां, जिसमें बच्चों के खिलौने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक पिचकारियां तक बाजार में आ गई हैं, जिसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर बात करें रंगों की, तो बाजारों में सभी जगह पर हर्बल गुलाल की खरीदारी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां दुकानदार का कहना है कि ज़्यादातर त्यौहार अब तक एक ही दिन के होने लगे हैं और लोग भी एक ही दिन खरीदारी करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बाज़ारों की रौनक पर कुछ तो मौसम की मार है और कुछ स्कूलों के बच्चों के इम्तिहान और ख़ासकर बात करें व्यापार पर, तो ऑनलाइन खरीदारी पर भी असर पड़ रहा है। तो वहीं बार बाज़ारों में कई प्रकार की पिचकारियों के साथ ही अलग अलग प्रकार के रंग भी उपलब्ध हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। दुकानदारी की बात तो ऐसी है, अभी तो मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, किसी तरह का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। कारण मौसम देखो, आज बादल भी हो रहे हैं और एक ऑनलाइन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ चुका है कि उसकी वजह से ग्राहक बाहर आ ही नहीं रहा है। और दूसरा, अभी एग्ज़ाम्स कल ज़्यादा क्या ख़त्म हो रहे हैं काफ़ी स्कूलों के, फिर उसके बाद रिजल्ट आना चाहिए था कि बाज़ार में काम आने चाहिए। बाकी तो आजकल मार्केट त्यौहार रही आखिरी दिन के गए हैं बिल्कुल, देखो क्या रहता है, फिलहाल तो काम नहीं। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। आज भी चैंपियन को जमानत नहीं मिली है, जिस कारण से उनकी होली इस बार जेल में ही मनेगी। तो कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान उनकी न्यायिक हिरासत को 21 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। तो जानकारी के मुताबिक प्रणव सिंह चैंपियन की आज सुनवाई होनी थी, उन्हें आज भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली, जिसके बाद कुंवर प्रणव सिंह 27 जनवरी को जेल भेजे गए थे। बता दें, हालांकि बाद में उन पर लगी जानलेवा हमले की धारा को हटाकर गैर हत्या का प्रयास में तब्दील कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी उनको जमानत नहीं मिली। तो वही खबर हरिद्वार से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह को निजी सचिव बनकर लोगों से ठगी करने का प्रयास करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जहां पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी आईडी और कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच भी कर रही है। तो वहीं जय शाह का फर्जी सचिव गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, जहां निजी सचिव बनकर वह लोगों से ठगी कर रहा था। क्षेत्र में एक होटल में पिछले 5 दिन से एक व्यक्ति रह रहा था, जो बीसीसीआई अध्यक्ष के निजी सचिव के रूप में अपने आप को उसने प्रचारित किया था। इस संबंध में अन्य लोगों से वो संपर्क करके पैसों की भी डिमांड कर रहा था। जब यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया, तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें जांच की गई और जो बीसीसीआई की जो आधिकारिक वेबसाइट है, बीसीसीआई के आधिकारिक नंबरों पर से बात की गई, तो उनके द्वारा इसको बिल्कुल पूर्णतः डिनाई किया गया। तत्काल पुलिस ने इस अभियुक्त के खिलाफ धारा 340 और 336 में अभियुक्त पंजीकृत बीएनएस में किया गया है। तो आज इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और इसके खिलाफ जो भी साक्ष्य पुलिस के समक्ष उपस्थित होंगे, पुलिस उसमें। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। तो वहीं कुछ लोग 2027 में होने वाले हरिद्वार कुंभ में को अर्ध कुंभ कह रहे हैं। तो वहीं इस पर उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी लोगों को बताया जा रहा है कि ये कुंभ है और अधिकारियों के साथ लगातार इसको लेकर बैठकें भी की जा रही हैं। हरिद्वार में होने वाला है ये कुंभ का भव्य। लोगों में भ्रांति हो रही है कुंभ अर्ध कुंभ इस प्रकार की भाषाओं से। तो हमारा मानना है कि कुंभ और महाकुंभ दो ही विषय सामने रहने चाहिए। महाकुंभ चूंकि जैसे भी प्रयाग में हुआ है और उसके अलावा जहां भी होंगे कुंभ के रूप में लोग उसको समझने लगे हैं, तो इसको कुंभ का ही रूप, कुंभ का ही नाम देगा। और वैसे भी कुछ संतों से मेरी बातचीत भी हुई है, चीज जारी है। और अभी क्योंकि हमारा जो एक कुंभ होने वाला 2027 में, इससे पहले की प्राथमिक बैठकें अन्य को बैठकें होनी है। ये सारी बैठकें चूंकि अभी तो 2025 है, 2027 और 25 के बीच में लगभग 2 साल का हमारे पास समय है। संतों पूजनीय संतों से भी हम मिलेंगे, सभी अखाड़ों से हम लोग मिलेंगे
माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्राथमिक बैठक ले चुके हैं। हम लोग लगातार उन बातचीत कर रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है और अनेकों बार जब भी हमें मौका मिलेगा, जहां भी कोई सुधार की आवश्यकता होती है, कहीं संशोधन की आवश्यकता होती है, जो संबंधित हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पूज्य संतगण हैं, सभी से हम चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम निर्णय लेंगे। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।